हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आप सभी का मिशन 95 सीरीज में वेलकम है। तो ये मिशन 95 सीरीज जो हमने स्टार्ट की है यूपी बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम आप सभी को गणित और विज्ञान के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन इसी सब सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम लोग का साइंस में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, अम्ल क्षार एवं लवण। हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो हमने उसमें बोला था कि हम अम्ल क्षार एवं लवण में टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज हम पार्ट 2 में 8 से लेके 15 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो है 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा उपयोग लिखिए। क्या बोला है, जैसे बहुत सारे यौगिक का उपयोग हमने पहले वाले वीडियो में भी कराया था। तो आज जितने भी यौगिक बटे हम उनको भी कवर कर लेंगे। कोई चीजें छोटी मोटी चीजें बचेंगी नहीं, तो 70 टू मतलब 80 to 90% चीजें आपकी कवर कर ली जाएंगी। जैसे बोला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा उपयोग लिखिए। आपको इसका गुण लिखना है, मतलब भौतिक गुण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या होता है। तो पहली बात, एक कैसा होता है, तो ये सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। कैसा होता है, यह सफेद क्रिस्टली ठोस होता है, मतलब पाउडर की तरह होता है। जैसे ही इसमें पानी की मात्रा मिलाते हैं तो तुरंत क्रिस्टल मतलब ठोस बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला गुण क्या है, गुण में लिख रहे हैं पहला, कि पहला गुण है कि यह सफेद क्रिस्टली ठोस है। यह सफेद क्रिस्टली ठोस है। इसमें और क्या, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, सूत्र भी जान लो। इधर देखो सूत्र बता दे रहे हैं, इधर सूत्र इसका क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। CaSO4 इंटू 1/2H2O, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक अणु होता है उसमें 1/2 हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु पाया जाता है। तो ये भी लिख सकते हो गुण में, इसमें आधा या 1/2 जल का अणु पाया जाता है, या जल का अणु उपस्थित होता है। ये तो दोनों देखो भौतिक गुण हो गया। अब एक तो रिएक्शन वाला गुण बता दे रहे हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 12H2O। देखो आधा H2O तो इसको 3/2 मतलब 1.5 H2O के साथ जब क्रिया कराते हो तो किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है, यही देखो जुड़ जाता है, CaSO4 1/2 यहाँ है, 3/2 यहाँ, तो 1.5 और आधा तो 2 हो जाता है ना, 2H2O का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं तुम जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का सूत्र भी पूछ ले जाता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये गुण हो गया ना, ये क्या हम बताए, अभी गुण कंप्लीट हुआ कि यह क्रिस्टली ठोस है, इसमें आधे जल का अणु उपस्थित होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ गर्म करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। यहां लिख सकते हैं
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है, जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये तो हमारा हुआ अभी गुण। अभी पूछा है दो उपयोग लिखिए। उपयोग, तो उपयोग क्या क्या होता है। देखो जब जैसे हड्डियां टूट जाती हैं तो जब हम डॉक्टर के पास प्लास्टर कराने जाते हैं तो वो किसका प्लास्टर करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो जल मिलाते हैं तो जिप्सम मतलब एक कठोर पदार्थ बन जाता है ना। तो कहाँ यूज होता है, प्लास्टर करने में। फर्स्ट यूज कहाँ होता है, प्लास्टर करने में। प्लास्टर करने में या हड्डियों को जोड़ने में लिख सकते हो। हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में मतलब जिसको बोलते हैं आर्थो सर्जन है। जैसे जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं आर्थो बोलते हैं ना, तो हड्डियों को जोड़ना मतलब आर्थोलॉजी में इसका यूज होता है थोड़ा। तो हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। और जैसे जो सजावटी मूर्तियां, जो छोटे छोटे मूर्ति आते हैं तो ये मेनली इसी के बने होते हैं। तो सजावटी सामान कह सकते हो या मूर्ति खिलौने, जो सफेद सफेद है जिसमें कलर वाइज जो मूर्तियां बड़ी बड़ी बनती हैं, तो ये छोटी छोटी जो मिलती हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बनी होती है बहुत सारी मूर्तियां। तो ये कह सकते हो कि सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सामान बनाने में ये सबका निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण पूछा था, उपयोग पूछा था। देखो इसमें गुण में हम सारी भौतिक गुण बता दिए, रासायनिक गुण भी बता दिए, उपयोग मतलब एक ही क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई है अगर ध्यान से सुनोगे। क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा आपके एग्जाम में, आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए तो उपयोग बता दिए, गुण लिखिए गुण बता दिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया लिखिए ये बता दिए। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आप ध्यान से बस फॉलो करिए इस सीरीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी चांद सितारे लगा लो सभी कम है, सभी स्टार मार्क क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे भी गए हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़े कठिन पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप देखो कठिन नहीं पड़ते, अगर आप केवल सोचेंगे, थोड़े माइंड चलाएंगे तो कठिन नहीं, जो पढ़े हैं वही पूछा है, बस लैंग्वेज ऐसी फ्रेम कर देते हैं ताकि डरावना थोड़ा लगता है। अब देखो बोला क्या, देखो एकदम आसानी से क्वेश्चन पढ़ो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पहले सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। या तो सूत्र नहीं पता है, देखो कैसे बना, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। तो इसका सूत्र क्या हो गया, NaHCO3 सूत्र हो गया। अब क्या कर रहा है, इसको विलयन मतलब इसका घोल है, तो NaOH का ये विलयन हो गया, इसको तुम्हें गर्म करना है। तो जितने लोग पढ़े होंगे, देखो इसको गर्म करें मतलब डेल्टा चिन्ह दे दे, इसका मतलब गर्म कर रहे हैं। तो इसको जानते हो, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट H2O कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तुम लोग पढ़े हो, अभी हम ध्यान दिला रहे हैं कैसे पढ़े हो, बस ये उल्टा तुम लोग पढ़े हैं। क्या बना है, देखो Na2CO3 बनता है और H2O बनता है और क्या बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर बैलेंस करना है तो केवल सोडियम को देखो, सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो सोडियम को बैलेंस कर दो 2,
व्यस्त कर सकते हो, इसका 2 मोल लेते हैं तो बैलेंस हो जाता है। अब बाकी सभी चीजें बैलेंस है, चेक कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन चेक कर लो, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, कार्बन कार्बन 2, कार्बन 1 2 कार्बन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो 3 1 4 2 6 मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस, मतलब बाकी चीजें बैलेंस, बस सोडियम को बैलेंस किया, बाकी चीजें बैलेंस हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और तुम लोग पढ़े कहाँ हो, बहुत लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में रिएक्शन है, अगर तुम इसको इस बगल कराते हो, मतलब अगर तुम ऐसे देखो, इधर से हम उल्टा रिएक्शन कर रहे हैं कि जब तुम सोडियम कार्बोनेट और H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। मतलब ये बेकिंग सोडा की निर्माण विधि है, लेकिन उल्टी जब हम करें इधर से बनाओगे तो इधर क्या बनता है, तो इधर बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा बना है। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सेबल रिएक्शन, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अगर गर्म कर दोगे तो उसमें से पानी और H2O कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये भी याद रख दीजिए कि बेकिंग सोडा का निर्माण भी दिया गया, तो क्या लिखोगे, तो उस समय लिखोगे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। तब इसको इस साइड लिखोगे, इसको इस साइड, इसीलिए हमने तीर को इस साइड दिया है कि जब ऐसे रिएक्शन होती है तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। देखो कैसे पूछ लिया, तुम निर्माण विधि में पढ़े थे, पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन, कहोगे पढ़े ही नहीं है, पढ़े सब है, केवल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये हो गया 8वां और 9वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं अगला। अब हम लोग का अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लिखिए। देखो उपयोग वाले क्वेश्चन सभी आते हैं, तो आप जितने भी यौगिक पढ़ने हैं सभी का उपयोग पढ़ लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचिए, लोग कहते हैं कि जैसे कोई भी यौगिक है तो उसका निर्माण विधि, रासायनिक गुण उपयोग सभी आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि निर्माण विधि गुण उपयोग, ऐसे कभी नहीं आता। कोई रिएक्शन दे देगा कि इससे क्रिया कराइए, या तो केवल उपयोग पूछ लेता है, केवल गुण पूछ लेता है, तो छोटे छोटे सवाल आते हैं। लेकिन आपको जब छोटे छोटे करने हैं तो आपको सारी चीजें तैयार करनी होगी, उसमें निर्माण विधि, गुण, उपयोग, सभी चीजें। तो इसमें देखो क्या पूछा है कि कास्टिक सोडा के 2 उपयोग लीजिए। कास्टिक सोडा मतलब देखो सूत्र भी जान लो, इसे बोलते हैं NaOH। सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका पूछा है उपयोग पूछा है। तो जब हमने साबुन पढ़ाया था, साबुन, तो उसमें हमने NaOH का प्रयोग किया था। हमने बोला था कि साबुन के निर्माण में NaOH का प्रयोग किया जाता है, KOH का भी प्रयोग किया जाता है। जब NaOH का प्रयोग करते हैं तो कपड़ा धोने वाला साबुन बनता है, मतलब कठोर साबुन का निर्माण होता है। लेकिन जब KOH का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो नहाने का साबुन, मतलब उसको बोलते हैं मुलायम साबुन का निर्माण होता है। तो इसका पहला निर्माण कहाँ है, साबुन के निर्माण में उपयोग में, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में इसका यूज होता है। देखो 2 उपयोग पूछा है तो मिस्ट्रा भी बता दे रहे हैं ना, आप देख लीजिए, आप लोग अच्छे से लिखेंगे। देखो हम केवल समझा रहे हैं लिखने की, अब लिखने की कला कॉपी पर दूसरे ऐसे लिखोगे कि कास्टिक सोडा के 2 उपयोग हेडिंग डालोगे, फिर 2 उपयोग निम्न है, फिर अपना नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखोगे ना। हम तो जैसे तीर देकर हमको समझाना है तो हम समझा रहे हैं लिखकर ना, इसीलिए। पहला साबुन के निर्माण में, दूसरा अपमार्जक के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। NaOH क्या है, क्षार, तो क्षार का यूज किया जाता है। अपमार्जक बोले तो डिटर्जेंट के निर्माण में ना, तो लिख सकते हो अपमार्जक के निर्माण में,
अपमार्जक के निर्माण में इसका यूज होता है, कास्टिक सोडा का यूज होता है। और एक जगह होता है जैसे पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज होता है। कहा? पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में मेनली जो उपयोग होता है दो ही पूछता है, तो आप 3 बता दिए, आप लोग इतना याद कर सकते हो। साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन, इसका यूज और भी जगह होता है, लेकिन इतने काम की चीजें इतने हमने बता दिया। तो क्या? कास्टिक सोडा का उपयोग, मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये तो कितने भी स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे कम है, क्योंकि पढ़े सभी होंगे लेकिन इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा माइंड चलाना होगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करें। अब देखो कैसे प्राप्त करेंगे, आपको रासायनिक समीकरण आना चाहिए। मतलब ये देखो कुछ भी हो सकता है इसमें, कि रासायनिक गुण से उठा दे क्वेश्चन, निर्माण विधि से उठा दे, दो ही जगह से उठता है क्वेश्चन। अब देखो कहां से क्वेश्चन पूछा है, पढ़े कि कभी हो। अब पूछा देखो क्या है, बेकिंग सोडा से धावन सोडा का निर्माण। अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन कराया है आपको, बेकिंग सोडा से तुमको धावन सोडा का निर्माण करना है। मतलब बेकिंग सोडा का सूत्र देखो ऐसे लिखो, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इससे तुम्हें बनाना क्या है? इसे बनाना है Na2CO3। ये क्या होगा? देखो ये बेकिंग सोडा हो गया, NaHCO3 क्या हो गया? बेकिंग सोडा। धावन सोडा क्या होगा? Na2CO3। अभी तो कुछ समय पहले हमने बताया था कि जब इसको गर्म करते हो तो क्या बनता है, मतलब बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हो तो क्या बनता है? धावन सोडा बनता था और H2O बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। अभी कुछ समय पहले बताएं तो क्या बनता है? H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसमें हमने क्या किया था? सोडियम को बैलेंस किया था। यहां 2 लगा दो, बाकी चीजें बैलेंस है। इसको क्या किया जाता था? इसको हीट किया जाता था। मतलब एक जब आप बेकिंग सोडा की निर्माण विधि पढ़ते हो तो आप इसका इस चीज को लेते हो तो इस चीज का निर्माण होता है, लेकिन ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है। जब इसको गर्म कर देते हो तो इसमें से H2O और CO2 बाहर निकल जाता है। तो देखो कैसे पूछ लिया, मतलब तुमको बेकिंग सोडा के निर्माण विधि का उल्टा जो क्वेश्चन है, या तो कह सकते हो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक गुण है उसको तुमको कैसे प्राप्त करेंगे में पूछ लिया कि बेकिंग सोडा से तुम धावन सोडा कैसे बनाओगे। बेकिंग सोडा हमने लिखा है NaHCO3, गिब्स की बगल Na2CO3। हमारे दिमाग में चला कि जब इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था और इसको 2 से बैलेंस कर लेते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सूत्र पता होना चाहिए। जिप्सम का सूत्र देखो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 2H2O। अब लिखोगे सूत्र तुम्हें तुम्हारे दिमाग में खुद ही चलेगा अगर पढ़े होगे तब। जिप्सम का सूत्र CaSO4 into 2H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। जिप्सम हो गया, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 into 1/2H2O। तो अब दिमाग में तुमको चलना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि में हमने पढ़ा था कि उसमें जिप्सम को 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता था और कुछ मात्रा में जल के अणु बाहर निकल जाते थे। कितने निकलते थे वो भी बता सकते हो। इसको कितने पे करते हो गर्म? 373 केल्विन, या तो इसी को बोलते हैं देखो, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहो या तो 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करोगे। तो देखो CaSO4 into 2H2O, तो दो 2H2O है, मतलब 2H2O में से आधा H2O बाहर निकल गया। अभी इसमें कितना बचा है?
तो 3/2 मतलब 1.5 H2O बाहर निकल। अरे भाई साहब, जब 2 में से आधा निकलेगा तो बचेगा कितना? तो 3/2 मतलब 1.5 बचेगा, तो 3/2 H2O बाहर निकल गया। तो यही देखो था कि जिप्सम ए है तुम्हारा, जिप्सम ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ए क्या है? जिप्सम है, और इधर क्या है जिसे पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो निर्माण विधि देखो पूछ लिया रिएक्शन के फॉर्म में, तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो कठिन हो जाता है, तो इनके लिए दिमाग चलाना होता है कि जिप्सम CaSO4 × 2H2O, इससे बनाना था प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O। तो हमने रिएक्शन जैसे ही इतना लिखोगे दिमाग में चल जाएगा तुम्हारे कि हमने निर्माण विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस के पढ़ा था कि जब जिप्सम को लेते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था। कितने पे गर्म करते थे? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कुछ मात्रा में H2O जल के अणु बाहर निकल जाते थे। कितने निकलते थे? 2 था, आधा निकल गया, तो बचा कितना इसमें? तो 3/2 मतलब 1.5 H2O निकला। तो ये हो गया क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, लेकिन आएंगे तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे प्राप्त करें वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण जिसे क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। विरंजक चूर्ण को क्या बोला जाता है? तो इसे देखो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और जो इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये क्यों बता रहे हैं? साइड बाय चीजें ये भी पूछ लेगा, इसीलिए बता दे रहे हैं कि ये भी चीजें सुनते रहिए कि विरंजक चूर्ण का जो जिसे क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका उपयोग पूछा है, तो उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग जैसे इसका प्रयोग होता है जल के शुद्धिकरण में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? जल के शुद्धिकरण में। जैसे जब नया मशीन जैसे बोरिंग होता है तो उसमें आपका यही डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, तो पानी को शुद्ध करने में। क्या कह सकते हो? जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण करने में। और सेकेंड, इसका उपयोग देखो केमिकल फैक्ट्री में तो हर रसायन का उपयोग होता है ना, तो रसायन उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्या आप बोल सकते हो? रसायन उद्योग में। रसायन उद्योग में इसका जो यूज है किया जाता है, तो ये क्या उपयोग। और इसका निर्माण विधि हमने कल के वीडियो में कराया हुआ है ना, कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर इसी का निर्माण होता है। या तो अभी आगे कराएंगे आपको रिएक्शन ना, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा तो इसका निर्माण कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये सभी, ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान। पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। ये तो सभी कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल से रेयर केस में लोग करेंगे। रटे हो तो रटकर कर दोगे, लेकिन इसको न्यूमेरिकल की तरह कैसे करो तो वो भी बता देंगे। वह तो सभी को पता है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है हाइड्रोजन आयन, लेकिन कैसे आता है वो जान लो। पहले पीएच मान क्या, पीएच मान से आप क्या समझते? ये तो सभी को पता होगा। पीएच मान कि देखो पीएच का सूत्र क्या होता है? पीएच बराबर -log-10H+ एक ही तो केमिस्ट्री में सूत्र है 2-3। पीएच बराबर -log-10H+ कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक मतलब लाग ना, ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच, अगर आप पीएच मान का अगर न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है कैसे करते हैं, तो हमने एक क्लास 10 साइंस विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो है पीएच मान के सभी सवाल जितने भी टाइप के बन सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने सारे वीडियो को मतलब सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया और उसमें बहुत एक्स्ट्रा फार्मूले को भी डिस्कस किया है ना, तो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको पीएच मान के सवालों को करना है। तो पीएच मान क्या होगा कि किसी विलयन में उपस्थित H+ मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कर, तो H+ आयन है, सांद्रता है तो बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, उसको माइनस लाग मतलब ऋणात्मक लघु गुणक से गुणा करोगे, जो मान आएगा उसी को पीएच मान कहते हैं। अब अगला मेन क्वेश्चन है कि एक शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो देखो किसी को तो पता होगा कि 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन की सांद्रता। यही पूछा है ना कि H+ आयन की सांद्रता कितना होगा, तो यह होता है। कोई बात नहीं, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको हम बता दे रहे हैं। अगर इतना याद है तो सही होगा, लेकिन आया कैसे उसको जान लीजिए। देखो सिखा दे रहे हैं आया कैसे, भूलोगे नहीं दोबारा। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, ये तो सभी को पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब निकालोगे कैसे कि H+ आयन का 10⁻⁻7 आया, उसको देखो ऐसे होता है। सूत्र क्या होता है पीएच का, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H+ आयन। देखो इस माइनस को पहले तुम इस साइड भेजो, देखो इस माइनस को इस साइड भेजो। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो ऐसे कर, देखो इस माइनस को इस साइड भेज दिए, माइनस पीएच बराबर लॉग बेस 10 H+ आयन ना, हो गया। अब देखो जब हमने बताया था कि अगर H+ लिखोगे केवल, तो जो यहाँ बेस में रहता है इधर जो लिखा रहता है पावर में चढ़ा जाता है ना, मतलब अगर इधर H+ आयन लिखोगे तो जो इधर चीज रहेगा ए चीज रहेगा, इधर तुम्हारा बेस में आ जाएगा, जो ए चीज रहेगा ये ऊपर में हो जाएगा। तो तुम ये सूत्र भी याद कर सकते हो। सूत्र क्या बना यहां से कि H+ आयन बराबर 10⁻⁻⁻ pH ना, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। देखो ये सूत्र बन गया तुम्हारा कि H+ आयन बराबर 10⁻⁻⁻ pH, ये तो याद हो गया। अब देखो शुद्ध जल में निकालना है H+ आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब बड़े कोष्ठक में। अब तुमको तो पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7, इतना तो पता होना चाहिए। 10 की पावर यहाँ रख दो -7, मात्रक मोल प्रति लीटर। अब देखो आया कैसे वो भी बता दिया। अब तो नहीं भूलोगे ना, या तो सूत्र याद कर लो। देखो पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H+ आयन होता है, इस माइनस को पहले इधर भेज दिए, इधर हो गया। अब हमने बताया कि जब H+ लिखोगे तो जो इधर ये जो बेस में चीज लिखा है 10, यहाँ आधार बन जाता है, यहाँ बेस है तो इधर भी बेस रहेगा, और जो इधर माइनस पीएच है जो चीज लिखा रहता है वो पावर में चढ़ा जाता है। तो सूत्र क्या बन जाता है, H+ आयन बराबर 10⁻⁻ pH। शुद्ध जल का पीएच मान 7, तो H+ आयन का सांद्रता 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। तो इस तरीके से आप अब तो नहीं भूलोगे, जिसको याद था उसको अच्छी बात है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, और जिनको भी रिएक्शन से डर लगता है, हम इतने सारे रिएक्शन करा दे रहे हैं कि आपको डर खत्म हो जाएगा और सीख भी जाओगे।
इतना कराया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किए देखेंगे कि परिभाषा, उपयोग, निर्माण विधि, बेसिक क्वेश्चन भी लिए थे और रिएक्शन वाला भी क्वेश्चन इंक्लूड किए, संतुलित। और कल पार्ट 1 में भी कराए थे, कैसे प्राप्त करेंगे भी कराए। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो अब देखो, इनको रिएक्शन से डर लगता है, कोई भयभीत नहीं, केवल ध्यान से देखो कैसे कैसे करा रहे हैं। केवल अगर आप एक बार भी चैप्टर पढ़े होगे तो आपको याद होगा। देखो क्या है, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो चूना का पानी का सूत्र पता होना चाहिए। चूने का पानी मतलब CaOH का ट्वाइस। देखो सूत्र तो पता होना चाहिए, लेकिन बता भी दे। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। इसमें तुम्हें CO2 प्रवाहित करनी। अब देर तक इससे मत प्रवाहित करना, जब इसमें देर तक प्रवाहित ही किया जाता है ना, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनता है। तुम देखो CaOH का ट्वाइस और CO2, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर, देखो क्या बनता है। यहां से CaO लो, देखो Ca, यहां से एक O लो, Ca, देखो Ca यहाँ का C O। अब देखो यहाँ का 2 O था, यहां से एक O ले लो। देखो Ca कैल्शियम यहां से लिए, कार्बन यहां से लिए, O2 यहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ फिर दो O2 था तो एक O2 यहां से लोगे तो CaCO3 बनेगा। क्या बनता है, CaCO3। CaCO2 था, एक O यहाँ था तो CaCO3। अब देखो क्या बचा, तो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 तो यहाँ का बच गया, लेकिन ऑक्सीजन 2, सॉरी हाइड्रोजन 2 था, सॉरी हाइड्रोजन 2 था लिख दिए, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ का ऑक्सीजन एक इसमें चला गया तो एक ही ऑक्सीजन बना, मतलब पानी बना। तो शुष्क यही है कि चूने के पानी में तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने हैं तो CaCO3 बनता है और H2O का निर्माण होता है। संतुलित भी करना है, देखना है संतुलित है कि नहीं। देखो Ca यहाँ था, एक बैलेंस, CO3 देखो यहाँ एक कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, हम लोग ऐसे बनाए हैं। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन देख लो 2 2 4, 3 यहाँ एक यहाँ, तो हाइड्रो यहाँ सब चीजें बैलेंस है, चेक कर सकते हैं। अगला है शुष्क बूझे चूने की क्रिया Cl2 गैस से प्रवाहित कराई जाती है। तो किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसकी निर्माण विधि है कि शुष्क बूझे हुए चूने में जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो किसकी निर्माण विधि है। शुष्क बूझा चूना मतलब यही चूने का पानी, मतलब जिंदे चूने में तुम पानी मिला दिए हो। शुष्क बूझे चूने का भी सूत्र CaOH का ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH का ट्वाइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, देखो बनेगा क्या, Ca यहाँ का लो, एक Ca यहाँ का लो, एक O यहाँ का लो और Cl2 जोड़ दो। सेम चीज एकदम ऊपर की तरफ कि यहाँ का Ca लिए, एक O यहाँ से लिए, Cl2 जोड़िए, CaOCl2। यही जो है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ की निर्माण विधि है। क्या बचा, H यहाँ का 2 H बचा, ऑक्सीजन 2 था एक इसमें चला गया तो एक ही बचा तो H2O। तो यही जो बना है इसी को बोलते हैं विरंजक चूड़। तो ये विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि है। निर्माण क्या उसकी होती है कि शुष्क बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। देखो ये भी रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि बना है वैसे, या तो गिन सकते हो Ca1 बैलेंस, क्लोरीन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 इधर एक 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो ये भी बैलेंस थे। मतलब आपको बैलेंस भी रिएक्शन मिल सकती है, लिखकर चेक करना तो होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार हम ही करा दिए, 2-3 बार, कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करें। जिप्सम का सूत्र याद हो गया होगा, CaSO4 × 2H2O, अभी कुछ समय पहले ही बताए। इसको कितने पे गर्म करना है, 373 केल्विन पर। हमने कहा है
कि इसमें का आधा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। मतलब जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है, तो यहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि है और क्या बन जाता है, H2O3/2H2O का निर्माण हो जाता है। अगला है सोडियम धातु की जल से क्रिया कराई जाती है। तो सोडियम मतलब Na, जब इसकी क्रिया H2O से कराई जाती है, देखो जब किसी धातु की जल से क्रिया कराते हो तो धातु का ऑक्साइड बनता है ना। तो Na का ऑक्साइड, तो Na का ऑक्साइड Na2 होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। Na2 क्यों लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो एक सोडियम पे 1 प्लस, तो 2 सोडियम, इसीलिए Na2O लिखा गया। बैलेंस कर लो, बैलेंस देखो दो सोडियम, यहां 2 लगा दो, बैलेंस। ऑक्सीजन यहां देखो, यहां 2, तो सही है। Na यहां 2 लगा दो तो Na2O प्लस H2O बैलेंस हो गया, बाकी चीजें ना। तो मतलब जब धातु से जब जल से क्रिया की जाती है तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। मतलब इसमें जो चीजें छूटी हैं मतलब चैप्टर में, तो उस चीजों को कुछ हेडिंग दिए हैं, इनका परिभाषा आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। देखो जैसे इसमें पीएच मान लिए हैं, लवण लिए हैं, सूचक जल का आयनिक गुणनफल। तो ये भी मतलब पीएच पैमाना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। पीएच पैमाना क्या लिखोगे, पीएच पैमाना और पीएच मान में डिफरेंस है। तो पीएच पैमाना का लिखोगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इसकी खोज किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। तो पीएच पैमाना हो गया। अगला है लवण। लवण किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम बताए थे, जब किसी अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। मतलब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, तो NaCl जो बना H2O, तो NaCl क्या है, लवण है। अगला है सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर। तो सूचक मतलब किसी विलयन की अम्लीय, क्षारीयता और उदासीनता की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे सूचक कहा जाता है। अगला है जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस आयन का गुणनफल होता है ना, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलयन में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयन सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका मान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H प्लस इंटू OH माइनस इंटू बराबर होता है 10⁻⁻40 मोल प्रति लीटर। तो ये होता है, मतलब ये जो बाकी चीजें बती थी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मिशन 95 सीरीज में चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस चैप्टर को पूरी कवर करने की पूरी कोशिश की। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।